नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज हिंदी के स्मार्ट सेशन में हम क्लास 9th हिंदी यानी क्षितिज जो है भाग 1 उसके पद्य खंड के एमसीक्यू लेकर आए हैं। इससे पहले हमने गद्य खंड के एमसीक्यू पर चर्चा की थी। उसमें हमने 136 क्वेश्चनों पर चर्चा की थी और 136 क्वेश्चनों को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। इसमें भी हम 3 भागों में इसको डिवाइड करेंगे। इस पहले पार्ट में हम पद्यखंड के आज 3 पार्टों पर चर्चा करने वाले हैं। साखियां एवं शब्द जो कबीरदास जी द्वारा रचित है, वाक जो है ललगद की द्वारा रचित है और सवये जो है रसकान द्वारा रचित जो काव्य है, इसके एमसीक्यू हमने तैयार किए हैं। इसमें हम 50 एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले ताकि अब उनको भी इसका लाभ मिल सकते और उनको भी ये क्वेश्चन याद हो सके। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का होगा, आज का पहला क्वेश्चन होगा, कवि ने संत के क्या लक्षण बताए हैं? वह किसी एक मत को मानता है, वह अपने पक्ष का समर्थन करने वाला होता है, वह निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, वह सभी मतों का मानना है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वह होगा सी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह निरपेक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसमें मैं किसके लिए प्रयोग किया गया है? कबीरदास के लिए, अहंकार के लिए, भगवान के लिए, मनुष्य के लिए। राइट आंसर 2 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी भगवान के लिए प्रयुक्त किया गया है। यानी भगवान कह रहा है कि मैं तो तेरे ही पास में हूं, तू मुझे जगह जगह ढूंढ रहा है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहां है? कबीर का वास कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है? मंदिर में, जंगल में, आकाश में, प्रत्येक जीव की सांसों में। राइट आंसर 3 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी प्रत्येक जीव की सांसों में है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ज्ञान की आंधी आने पर क्या होता है? मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, माया मोह से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य की अज्ञानता समाप्त हो जाती है। यदि उपयुक्त सभी कथन सही है। राइट आंसर आपका हो जाएगा वह होगा डी ऑप्शन, यानी ये तीनों कथन जो है ये राइट कहे गए हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मानसरोवर डॉट 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 अनंत न जाए, ये एक दोहा है। इस दोहे का साखी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? अन्योक्ति, रूपक, श्लेष या उपमा अलंकार। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी अन्योक्ति अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मानसरोवर, ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक ही में समझना इसको। मानसरोवर डॉट 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 अनंत न जाए, इस साखी में हंस और मानसरोवर किस किस के प्रतीक हैं? हंस और मानसरोवर जो है दोनों किसके प्रतीक है? हंस परमात्मा और मन जो है मानसरोवर का प्रतीक है। हंस जीवात्मा और मानसरोवर आनंद वृत्ति वाले मन का एक शून्य विकार में अमृत कूल का प्रतीक है। हंस शून्य विकार व मन जो है परमात्मा का प्रतीक है। यदि उपयुक्त सभी कथन सत्य है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी ठीक है, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हंस जीवात्मा और मानसरोवर आनंद वृत्तित्व वाले मन का प्रतीक है एवं शून्य विकार के अमृत कुंठ का प्रतीक है। ठीक है, इसलिए कहा कि मन जो है वो मानसरोवर के समान है और हंस क्या है? एक परमात्मा रूपी शक्ति है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कबीरदास जी ने ज्ञानी और संत किसे बताया है? जो धर्म संप्रदाय का ख्याल रखता हो, जो सदा ईश्वर की भक्ति में लीन रहता हो, जो सरल हृदय से निष्पक्ष होकर संप्रदायों के से
ऊपर उठकर प्रभु का ध्यान करता हो, जो कठोर साधना में लीन रहता हो। राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का सी ऑप्शन, यानी जो सरल हृदय से निष्पक्ष होकर संप्रदायों के ऊपर उठकर प्रभु का ध्यान करता हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मनुष्य कब महान कहलाता है? जब वह ऊंचे कुल में जन्म लेता है, जब उसके माँ बाप धनी होते हैं, या सी जब वह अपने धर्म संप्रदाय को बढ़ाता है, या डी जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं। राइट आंसर आपका डी 8 का डी हो जाएगा, यानी जब उसके कर्म महान होते हैं, वह ऊंचे कुल में, कर्म ऊंचे होने से क्या है, मनुष्य महान कहलाता है। राइट आंसर डी था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। कबीरदास की रचनाएं हमें कहाँ मिलती है? साखी के रूप में, शब्द के रूप में, रामायणी के रूप में, तीनों खत्म सत्य हो जाएंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी ये साखी, शब्द, रामायणी, ये कबीरदास जी के 3 प्रमुख शैलियां हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कबीरदास ने कौन से कार्य किए? समाज सुधार के कार्य, आर्थिक सुधार के कार्य, धार्मिक सुधार के कार्य, धार्मिक और आर्थिक दोनों सुधार के कार्य। राइट आंसर 10 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी समाज सुधार के कार्य कबीरदास जी ने किए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? सत्यानंद, रामानंद, ब्रह्मानंद, ईश्वरानंद। राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 का, वह होगा बी ऑप्शन, यानी रामानंद जो है वो कबीरदास जी के गुरु का नाम था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कबीरदास जी थे, कबीरदास जी क्या थे? सगुण के उपासक थे, सगुण और निर्गुण दोनों के उपासक थे, नास्तिक थे, निर्गुण के उपासक थे। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कबीरदास के माता पिता का क्या नाम था? शेरू व सीमा, हरिया व हीरा, नीरू और नीमा, रामू और श्यामा। राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 का, वह हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी नीरू और नीमा था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1999 वाराणसी में, सन 1459 प्रयाग में, सन 1393 मथुरा में, सन 1430 में आगरा में। राइट आंसर आपका 14 का हो जाएगा, वह होगा ए ऑप्शन, यानी सन 1999 वाराणसी में हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। हम ईश्वर को क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं? क्योंकि हम अपने अंतःकरण को नहीं टटोलते हैं, क्योंकि हम अपनी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि हम तीर्थ यात्रा नहीं करते, क्योंकि हम अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं। राइट आंसर 15 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि हम अपने अंतःकरण को नहीं टटोलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। लोग ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं? मंदिर में, मस्जिद में, काबा, कैलाश, उपरीत सभी जगह। राइट आंसर आपका 16 का हो जाएगा डी ऑप्शन, मनुष्य ईश्वर को तीनों जगह पर ढूंढता है। राइट आंसर डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ईश्वर कहाँ रहता है? मूर्ति, कांसी, प्राणी के हृदय में या काबा में? राइट आंसर आपका हो जाएगा 17 का सी ऑप्शन, यानी प्राणी के हृदय में जो प्राण है, आत्मा है, वही ईश्वर का रूप होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कवि ने किन किन धारणाओं का खंडन किया है? कि ईश्वर मूर्तियों में है, ईश्वर तीर्थों में बसता है, ईश्वर काबा या कैलाश में है, ऊपरी सभी का खंडन किया है। तो राइट आंसर 18 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, इन सभी चीजों का उन्होंने खंडन किया है। तो ये साख्या शब्द से संबंधित प्रश्न उत्तर थे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 वाक, जो ललधर जी की कश्मीरी कवियत्री जो है उनके द्वारा याद लिखा गया है। इसके इस कविता के एमसीक्यू देख लेते हैं। चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज प्यारा सा कमेंट अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बंद द्वार की संकल ये खुलने से क्या तात्पर्य है?
प्रज्ञा चक्षुओं का खुलना, दरवाजा खुलना, परमात्मा का के पास जाने का रास्ता खुलना या संसार से विदा होना। राइट आंसर 19 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी प्रज्ञा चक्षुओं का खुलना। प्रज्ञा प्रज्ञा का मतलब कहते हैं तीसरी आंख जिसे हम कहते हैं, यानी तीसरी आंख क्या है, हमारी दिव्य चक्षु यानी ज्ञान इंद्रियां जो है, ठीक है, हमारे जो मस्तिष्क पटल है उसको कहा जाता है, वो हो गया प्रज्ञा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। हमारी ईश्वर से कब सच्ची पहचान होगी? जब हम कर्मों में लिप्त रहेंगे, जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, जब हम दूसरों पर उपकार करेंगे, जब हम स्वयं को जानेंगे। राइट आंसर 20 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, जब हम स्वयं को जानेंगे, ईश्वर को जान लेंगे। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। मांझी का यहाँ क्या अर्थ है? नापिक, मध्यस्थ, ईश्वर या गुरु। राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 का सी ऑप्शन, ईश्वर माना गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। जेब टटोलने का प्रतीकार्थ क्या तात्पर्य है? आत्मावलोकन करना, खर्च का हिसाब लगाना, मांझी को उसका किराया देना, किसी का ऋणी ना रहना। ठीक है, ये ऋणी हो जाएगा, ये ऋणी हो जाएगा यहाँ पे, किसी का ऋणी ना रहना। ठीक है, राइट आंसर 22 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आत्मावलोकन करना, अपने अंदर झांक कर देखना कि अच्छे कर्म कितने हैं, बुरे कर्म कितने हैं, यानी खुद का एनालिसिस करना। राइट आंसर ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, वाक किसे कहते हैं? ठीक है, वाक नाम की कविता है, वे किसे कहते हैं? एक पक्षी का नाम है, वाणी को वाक कहते हैं, कश्मीर में कविता को वाक कहते हैं, वाक ईश्वर भक्त को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 23 का बी ऑप्शन, यानी वाणी को वाक कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। रस्सी का प्रयोग कवियत्री ने किसके लिए किया है? ईश्वर तक पहुंचने के लिए। रस्सी, रस्सी हो जाएगा, रस्सी का प्रयोग प्राणों के उस सहारे के लिए हुआ है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। रस्सी बंधन का प्रतीक है, रस्सी मोह पाश का प्रतीक है। राइट आंसर आपका 24 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी रस्सी जो है वो, रस्सी का प्रयोग प्राणों से उस सहारे के लिए हुआ है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। सम खा तभी होगा संभावी, ये जो पद्यांश है, इस पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा हो जाएगा? यमक, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का ए ऑप्शन, यमक अलंकार इसमें हो जाएगा। शब्दों की आवृत्ति हो रही है, ये सम और सम दो एक ही जगह से अलग अलग भावों को रखता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। संभावी का अर्थ क्या होता है? ईश्वर के साथ संभाव रखना, सभी प्राणियों के साथ संभाव रखना, ईश्वर की साधना करना, कर्म करते रहना। राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का, वह होगा बी ऑप्शन, यानी प्राणियों के साथ संभाव रखना। ठीक है, प्राणी की बात की है, अर्थात कोई भी जीव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, इस पंक्ति में, इस पंक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? सॉरी, पंक्ति में अलंकार बताना था, ठीक है, मिस्टेक हो गया। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा हो जाएगा? इस पंक्ति में अलंकार कौन सा हो जाएगा? यमक, श्लेष, रूपक, उपमा, अलंकार। राइट आंसर आपका हो जाएगा 27 का, वह होगा सी ऑप्शन, यानी रूपक अलंकार इसमें हो जाएगा। रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। भवसागर में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक अलंकार। राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 का बी ऑप्शन, इसमें भी रूपक अलंकार हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। कच्चे धागे किसका प्रतीक है? वस्त्र का, दूर का, कर्मों का, कमजोर व नाशवान हो सहारे का।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कमजोर व नाशवान सहारे की। कच्चे धागे के प्रतीक, क्योंकि ललधर का जीवन जो है वो बहुत कमजोर पड़ चुका था, उसका सहारा सब कुछ समाप्त हो चुका था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। ललधा द्वारा रचित रचना को क्या कहते हैं? दोहा, पद, वाक, सवैया। तो उसको वाक कहा जाता है, क्योंकि कविता का नाम वाक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। ललदत को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? लल्लेश्वरी, लाल योगेश्वरी, ललारिफा, लल्लेश्वरी। राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, लंकेश्वरी। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। ललधत का जन्म कहाँ हुआ था? हिमाचल, श्रीनगर, कश्मीर स्थित पामपोर में, सिंपरा गांव में, या मणिपुर में। राइट आंसर आपका 32 का सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, कश्मीर के पामपोर नामक जिले से सिंपरा गांव में हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। ललधत का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1520 में, 1520 दो बार आ गया, 1520 में, 1420 में, 1620 में। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 33 का ए ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। ठीक है, तो नहीं गिनेंगे हम। ये ऑप्शन इसका होगा राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। कच्चा धागा किसका प्रतीक है? कच्चे प्रेम का, सात्विक प्रेम का, कच्चे प्रेम का, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा 34 का राइट आंसर सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, कच्चे प्रेम का। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। कच्चे सकोरे का क्या काम है? स्वाभाविक रूप से नाटकीय प्रयास, सार्थक प्रयास, मुक्ति की खोज, भवसागर पार करने का माध्यम। राइट आंसर आपका हो जाएगा 35 का, वह है ए ऑप्शन, यानी स्वाभाविक रूप से नाटकीय प्रयास। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। कवयित्री के मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्यों बंद है? उसका प्रयास खराब है, उसने नासवान का सहारा लिया है, यह मोह जीत गया है, ईश्वर से विश्वास नहीं रखती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 36 का बी ऑप्शन, यानी उसने नासवान का सहारा लिया। नासवान क्या है? इस शरीर का सहारा लिया है, शरीर को नासवान कहा जाता है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। रस्सी का पुरातन अर्थ क्या था? क्या है? बंधन के लिए, जीवन रूपी डोर के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए हो रहे प्रयास के लिए, परंपरा के लिए। राइट आंसर 37 का हो जाएगा बी ऑप्शन, जीवन रूपी डोर के लिए। तो ये वाक नामक कविता से प्रश्नोत्तर थे। बात करते हैं चैप्टर 11 यानी सवैया, जो रसकांत जी द्वारा कृष्ण के प्रेम की वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके एमसीक्यू भी देख लेते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करें और दोस्तों को साथ शेयर करते हुए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर होगा, मुरली से गोपी ईर्ष्या क्यों करती थी? ऑप्शन है, मुरली कृष्ण के मुंह लगी थी, मुरली केवल कृष्ण की बात मानती थी, मुरली उनको चिढ़ाती थी, उन्हें मुरली बजानी नहीं आती थी। राइट आंसर 38 का आपका हो जाएगा, वह है ए ऑप्शन, यानी मुरली कृष्ण के मुंह लगी थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। या मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरोगे। ठीक है, अधरा हो जाएगा यहाँ पर भी, अधरा न धरोगी। इस पंक्ति में गोपी के किस मनोभाव का काहे कोहू कितना समझे है पंक्ति में निहित अलंकार है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। गोपी कृष्ण की मुरली को अपनी अधरों से क्यों नहीं लगाना चाहती है?
मुरली गंदी है, मुरली बजने लायक नहीं है, यह मुरली को अपनी सीट समझती है, उसे उसे मुरली बजाना ही नहीं आता। राइट आंसर आपका 40 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यह मुरली को अपनी सीट समझते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। सखी के कहने पर गोपी क्या क्या सॉन्ग करती है? वह कृष्ण जैसे कपड़े पहनती है, वह सिर पर मोर पंख धारण करती है, गले में गुंजमाला पहनती है, सभी कतल सही है। राइट आंसर 41 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी ये सभी आंसर सही हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं? अपनी प्रियतमा को, ब्रज के वनवा को, तड़ागों को, अपने घर को, प्राकृतिक सौंदर्य को। राइट आंसर 42 का हो जाएगा, वह है आपका बी ऑप्शन, वन ब्रज के वनबाग और तड़ागों को देखना चाहती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। लखुटी और कांवरिया पर क्या न्योछावर किया जा सकता है? अपना तन मन, अपनी संपूर्ण पूंजी, अपना गांव, तीनों लोगों का राज। राइट आंसर 43 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी तीनों लोगों का राज्य। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। रसकान ब्रज ही क्यों बसना चाहते हैं? उन्हें ब्रज की सुंदरता लुभाती है, ब्रज उनकी पैतृक भूमि है, ब्रज कृष्ण लीला की भूमि है, ब्रज महत्वपूर्ण जगह है। राइट आंसर 44 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी ब्रज कृष्ण लीला की भूमि है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की 45 की। रसकान की कविता का मूल भाव क्या है? श्रृंगार, समाज कल्याण, भक्ति, आडंबर का विरोध। राइट आंसर आपका 45 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी भक्ति। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? प्रेम पच्चीसी, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, रसखान सातक। राइट आंसर आपका 46 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी प्रेम पच्चीसी रसखान जी की रचना नहीं है, बाकी तीनों हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। रसखान का जन्म एक पठान परिवार में हुआ था। सन 1526 ईस्वी में, 1962 में, 1588 में, 1548 में। राइट आंसर 47 का हो जाएगा डी ऑप्शन, 1548 ईस्वी में हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। गोपिका की क्या कामना है? ईश्वर को प्राप्त करना, कृष्ण से मिलना, कृष्ण जी का स्वांग करना, गाय चराना, सॉरी गाय चराना इसमें हो जाएगा। ठीक है। राइट आंसर 48 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी ईश्वर को प्राप्त करना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। गोपिका को क्या अच्छा लगता है? पीताम्बर, गाय चराना, कृष्ण जी की साथ, कृष्ण की मुरली। राइट आंसर आपका 49 का सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। गोपिका को, यानी गोपियों को कृष्ण के साथ अच्छा लगता है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा, मुरलीधर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। मिस्टेक हो गया, ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा, दोनों दा पे वाह आता है नीचे। ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 50 का सी ऑप्शन, यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास का मतलब होता है जिसका पूर्व पद उत्तर पद दोनों पद प्रधान न होकर के तीसरा अर्थ निकलता है। मुरली को धारण करने वाला यानी श्री कृष्ण का नाम है, तीसरा अर्थ निकल रहे बहुव्रीहि समास में हो जाएगा। टू लेकर आए हैं, इसमें हम चैप्टर 12, 13 और 14 यानी चैप्टर 12 कैदी और कोकिला, चैप्टर 13 ग्राम श्री, चैप्टर 14 चंद्र गहना से लौटती बेर, इन 3 चैप्टरों के हमने एमसीक्यू तैयार किए हुए हैं, जो हम यहाँ पर इसकी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनको हम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले गद्य खंड का हमने सेशन चलाया था, वो भी हमने 3 पार्ट में चलाया था, और फिर हमने एक ही वीडियो इसमें डाली थी। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं।
पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन 50 तक किए थे। आज हम 51 से क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है। अगर इस 50 इससे पहले के क्वेश्चन अगर आप देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन होगा, बिना स्किप करे आप इसको देख लिए और कमेंट अवश्य करें आपको कैसा लगा। पहला क्वेश्चन होगा 51 का, कोकिला इस कविता में क्या कार्य कर रही है, यानी कैदी और कोकिला के ये एमसीक्यू है। कोकिला इस कविता में क्या कार्य कर रही है? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, प्रेरणा प्रदान करने का, अपने पंचम स्वर्ग में से लोगों को प्रसन्नता प्रदान करने का, लोगों को पीड़ा पहुंचाने का, लोगों को नींद से जगाने का। तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का ए ऑप्शन, यानी स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान करने का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? परेशानी की वस्तु, गहना, शीतलता प्रदान करने वाली वस्तु या एक हथियार। राइट आंसर 52 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी इन्होंने क्या कहा? गहना इसको कहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की है? दुर्गा के, सरस्वती के, लक्ष्मी के, भारत माता के। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 53 का डी ऑप्शन, यानी भारत माँ के स्वर का गायन किया है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के, कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना किस रंग से की है? काले रंग, पीले रंग, लाल रंग, हरे रंग। राइट आंसर 54 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी काले रंग से की है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की, मोहन ने व्रत पर, मोहन के व्रत पर यहाँ भोजन का क्या आशय है? कृष्ण, मोहित करने वाला, मोहनदास करमचंद गांधी, ये कवि। राइट आंसर 55 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, निर्जुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। इस पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा हो जाएगा? यमक, श्लेष, रूपक, उपमा। राइट आंसर ऑफ 56 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी उपमा अलंकार यहां पर हो जाएगी क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, इस काले संकट सागर पर इस पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? तो ये यमक हो जाएगा। यमक अलंकार, रूपक अलंकार, कोयल या उत्प्रेक्षा। राइट आंसर हो जाएगा आपका 57 का बी ऑप्शन, यानी इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की, जाली का क्या अर्थ होता है? भौरा, झरोका, कोयल, सखी। राइट आंसर 58 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सखी। सॉरी जाली नहीं, ये आली हो जाएगा, ठीक है। आली का अर्थ होता है सखी। आली का अर्थ क्या होता है? तो सखी इसका हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, कैदी और कोकिला में कवि की भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ, बोलचाल की खड़ी बोली, अवधि भाषा का प्रयोग, परंपरागत भाषा। राइट आंसर 59 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी बोलचाल की खड़ी बोली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, कैदी और कोकिला कविता में अपनी बात कहने के लिए कवि ने किसको माध्यम बनाया है? जेल को, ब्रिटिश सरकार को, कोयल को या स्वतंत्रता सेनानी को। राइट आंसर 60 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कोयल को बनाया है। फिर यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, माखनलाल जी की कविता में किस स्वर की प्रमुखता है? ईश्वर भक्ति की, श्रृंगार की, देशभक्ति की या हास्य की। 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी देशभक्ति की।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। माखनलाल चतुर्वेदी जी को किन किन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया? ज्ञानपीठ एवं पद्मश्री, साहित्य एवं वाचस्पति एवं ज्ञानपीठ, पद्म भूषण एवं ज्ञानपीठ, या पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी। राइट आंसर 62 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं है? हिम किरीटानी, लहर, हिम तरंगिनी, वेणी लो गुंजे धरा उनकी। राइट आंसर 63 का हो जाएगा बी ऑप्शन, लहर। ये लहर इनकी रचना नहीं हो जाएगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती, वीणा, प्रभा, तारिका। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, प्रभा पत्रिका का संपादन किया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के दवाई गांव में सन 1890 में, वाराणसी के लमई गांव सन 1886 में, जबलपुर जिले के सौराहाना गांव में सन 1890 में, या सरगुजा जिले के बेरमिटी नामक स्थान पर सन 1910 में। तो राइट आंसर 65 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी मध्य प्रदेश की होशंगाबाद जिले के दवाई गांव में सन 1890 में हुआ था, यानी 1889 में हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। कोल्हू की चरक यूं की आवाज कवि के लिए क्या है? परेशानी करने वाली बात, आनंद की बात, जीवन की तान, या मधुर संगीत। राइट आंसर 66 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी जीवन की तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। कवि अपनी गति कहाँ लिखता है? कागज पर। कवि अपनी गीत कहाँ लिखता है? कागज पर, मिट्टी पर, जेल की दीवारों पर, अपने वस्त्रों पर। राइट आंसर 67 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी मिट्टी पर लिखता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। कवि मोट खींचकर क्या करता है? पानी निकालता है, ब्रिटिश सरकार की अकड़ आ जाएगा, अकड़ निकालता है, कोल्हू चलाकर तेल निकालता है, या खा गा दोनों सत्य है। राइट आंसर 68 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी खा और गा दोनों सही हो जाएंगे, यानी ब्रिटिश सरकार की अकड़ निकालता है तथा कोल्हू चलाकर तेल की निकालता है, कोल्हू चलाकर तेल निकालता है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर 13 यानी ग्रामश्री जो ये कविता है इसके भी हम देख लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। सरसों के फूलों से कैसी गंध आ रही है? तलाख्त, खट्टी मीठी, खट्टी खट्टी, मीठी मीठी, रोमांचित कर देने वाली। राइट आंसर 69 का हो जाएगा ए ऑप्शन, तलाख्त भरी। तलाख्त था इसका तलाख्त हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। कवि ने अलसी की कली को कैसा बताया है? पन्ने जैसा, नीलम जैसी, सोने जैसी, पुखराज जैसी। राइट आंसर 70 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी नीलम जैसी बनाई है, यानी नीलम जैसा, नीलम जो रत्न के समान उसी समान वो बनी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। आम मंजरी कैसे लग रही है? ठीक है, नीलम जैसी, मरकत जैसी, पुखराज जैसी, रजत जैसी, रजत स्वर्ण जैसी। राइट आंसर 71 का डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, रजत सोनी जैसी लग रही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। टमाटर के लिए कविता में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? मोटा, मखमली, लाल, मखमली व लाल दोनों। राइट आंसर 72 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी मखमली तथा लाल दोनों कहा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। चांदी की सी उजली जाली में निहित अलंकार कौन सा होगा? यमक,
उपमा, मानवीकरण स्लेश अलंकार। राइट आंसर 73 का बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, उपमा कालिदासा यानी उपमा अलंकार इसमें कहा गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। ग्रामश्री कविता में ओस को कैसा बताया गया है, यानी ओस को कैसा बताया गया है? मोती के समान, सोने के समान, जाली के समान, हरे रक्त के समान। राइट आंसर 74 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी हरे रक्त के समान, यानी हरा खून के समान बताया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली सीती सी नीली। पंक्ति में निहित अलंकार आपको बताना है। मानवीकरण, अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा। राइट आंसर आपका 75 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी मानवीकरण अलंकार इसमें हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। खेतों में हरियाली कैसे लग रही है? चांदी जैसी, सोने जैसी, मखमल जैसी, मरकत जैसी। राइट आंसर 76 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी मखमल जैसी लग रही है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की। सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि थे? प्रगति, प्रयोग, रहस्य या छायावाद। राइट आंसर 77 का डी ऑप्शन, यानी छायावाद के कवि है सुमित्रा नंदन पंत। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। कौन सी रचना पंत की नहीं है? स्वर्णलता, स्वर्ण किरण, स्वर्णदोली, गुंजन। राइट आंसर 78 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी सोनी स्वर्णलता इसमें आ जाएगा, सोने के समान। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? ग्रंथि, ग्राम्य, चिदम्बरा, युगांत। राइट आंसर आपका हो जाएगा 79 का राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, यानी चिदम्बरा में को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के कुमाऊं अंचल के कौशनी गांव में में हुआ था। राइट आंसर आ जाएगा आपका 80 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी सन 1900 में इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। काला और बुरा चाउन, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम। राइट आंसर हो जाएगा आपका 81 का ए ऑप्शन, यानी कला और बुरा चांद। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है। ठीक है, ये आंसर नहीं, इसको हम सेटिंग से देखेंगे, ऊपर गलत तरीके से दिया गया है। चांद की सी उजली उज्जवल जाली, इसमें मानवीकरण है, सही है कि नहीं है अभी नीचे बताएंगे। आंसर ही सखियां मटर खड़ी, उपमा अलंकार। तट पर तरबूजों की खेती, उपमा अलंकार। तो इसी को हमने परिभाषित कर रखा है। उपमा अलंकार का आ जाएगा चांदी की सी उज्जवल जाली, तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। खा है मानवीकरण अलंकार, इसमें हो जाएगा हंस रही सखियों मटर खड़ी। और अनप्रास अलंकार इसमें हो जाएगा तट पर तरबूजों की खेती। और उपमा अलंकार इसमें हो जाएगा मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम। ठीक है, ये इसके राइट आंसर है। अब बात करते हैं चैप्टर 14, यानी गहन चंद्र गहना से लौटती भी है। ठीक है, इसके एमसीक्यू भी देख लेते हैं। अभी भी चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं सेशन में। 83 क्वेश्चन होगा, रीवा के पेड़ कैसे है? सुंदर, कांटेदार, क्रूप, लंबे लंबे, छायेदार। राइट आंसर हो जाएगा 83 का बी ऑप्शन, यानी कांटेदार पौधे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। कवि सारस के साथ हरे खेतों में क्यों जाना चाहता है? यहाँ
के सौंदर्य को देखने, यहाँ मटर खाने के व गन्ने चूसने, वहां पर चुपके से सारे सारस को युगल की प्रेम की बात, युगल आ जाएगा, युगल की प्रेम की बातें सुनना, या घूमने के लिए, सॉरी ये घूमने आ जाएगा, घूमने के लिए, ठीक है, क्या आ जाएगा, घूमने के लिए इसका आ जाएगा। राइट आंसर आपका 84 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी वहां चुपके, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वहां वहां वह चुपके चुपके सारस युगल की प्रेम बातें सुनना चाहता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। यह हरा ठिकना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा हो जाएगा इसमें? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार या मानवीकरण अलंकार? राइट आंसर 85 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी मानवीकरण अलंकार इसमें हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा है, पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? राइट आंसर आपका 86 का आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी उपयुक्त में से सभी, ये तीनों अलंकार इसमें निहित है। रूपक अलंकार सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, मानविकृत अलंकार मनुष्य के संदेश दिया जा रहा है, और अनुप्रास यानी वर्णों की आवृत्ति भी बार बार हुई है, कावर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हुई है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की, 87 की। किसने अपने लक्ष्य हाथ पीले कर दिए हैं? सरसों ने, बने ने, अलसी ने, तुलसी ने? राइट आंसर 87 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी सरसों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। अलसी के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया? लचीली, हठीली, शर्मीली, उड़न? राइट आंसर 88 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी हथेली का प्रयोग किया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। चांदी का बड़ा गोल खंभा किसे कहा गया है? जल्दी, अलसी के पेड़ को, सरसों को, पेड़ की डाली को, पोखर में खड़ी पड़ने वाले सूर्य के प्रतिबिंब को? राइट आंसर आपका हो जाना है 89 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी पोखर में पड़ने वाले सूर्य के प्रतिबिंब को दिखाया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। पोखर के किनारे एक चुपचाप खड़े पानी में कौन पानी पी रहा है? सांप, मगरमच्छ, पशु, पत्थर? राइट आंसर 90 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी पत्थर पड़े हुए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। चिड़िया को कवि ने क्या कहा है? फूलबरारी, भद्दी, चतुर या सुंदर? राइट आंसर आ जाएगा 91 का सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। 92 की। चने को कवि ने क्या कहा है? ठिकना, हठीला, पतली कमर वाला, कठोर? राइट आंसर 92 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी ठिकना चना कहा है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। इस कविता में निम्न में से किसका वर्णन नहीं हुआ है? सरसों का, चना का, पोखर का, पीपल का? राइट आंसर आपका 93 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी पोखर का वर्णन नहीं हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में किस ऋतु का वर्णन है? वर्षा ऋतु का, शरद ऋतु का, वसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का? राइट आंसर आपका जाएगा 94 का राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, यानी बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। केदारनाथ अग्रवाल को किस वाद का कवि माना जाता है? छायावाद का, प्रयोगवाद का, प्रगतिशीलवाद का, प्रगतिवाद का? राइट आंसर 95 का
हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी प्रगतिवाद का उदाहरण कहा गया है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आखिरी, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा 96। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के में सन 1917 में, इलाहाबाद के इलाहाबाद में सन 1915 में, मध्य प्रदेश रीवा में सन 1911 में, लखनऊ में 1915 में। राइट आंसर आपका हो जाएगा आखिरी क्वेश्चन का ए ऑप्शन, यानी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सन 1917 में। ठीक, सेशन चल रहा है। आज हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम चैप्टर 15, 16 एंड 17 चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं। समस्त 9th की हिंदी जो है उसके हमने एमसीक्यू तैयार कर लिए हैं। इससे पहले के सेशन अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सेशन देख सकते हैं। चैनल अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट भी करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 97 से आगे बात करने वाले हैं, क्योंकि पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन पर चर्चा की थी, दूसरे पार्ट में हमने 57 से 96 क्वेश्चन तक बात की थी। तीसरे पार्ट हमारे यहाँ होगा और इसमें संपूर्ण हिंदी समाप्त हो जाएगी। इससे हम 97 से आज क्वेश्चन पर आगे चर्चा करने वाले हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए सेशन में आगे बढ़ते हैं। इसको बिना स्किप करे आप देखते रहिए। पहला क्वेश्चन होगा, अकुलाई लता किसका प्रतीक है? वियोग से व्याकुल प्रियतमा का, साधारण लड़की का, हरी भरी बेल का, रोती हुई कन्या का। राइट आंसर 97 का आपका हो जाएगा। 97 का राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी वियोग से व्याकुल प्रियतमा का वर्णन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। नदी किसका प्रतीक है? प्रेयसी का, दहती धारा का, गांव की युवती का, वर्षा का। राइट आंसर 98 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी गांव की युवती का वर्णन है, प्रतीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। ताल किसका प्रतीक है? कटोरे का, घर के सदस्य का, पानी से भरे खेत का, दलदल का आ जाएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी घर के सदस्य का प्रतीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। ताल पानी परात भरकर क्यों लाया? जिससे मेहमान का स्वागत किया जा सके, जिससे मेहमान की प्यास बुझाई जा सके, जिससे पानी को इकट्ठा किया जा सके, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 100 का ए ऑप्शन, यानी जिससे मेहमान का स्वागत किया जा सके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। बयार किसका पर्याय है? वर्षा का, जल का, बादल का, हवा का। राइट आंसर है 101 का हो जाएगा आपको डी ऑप्शन, यानी हवा का प्रतीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। कौन सा पर्याय दामिनी का नहीं है? वपला, ताड़ित, यामिनी, सौदामिनी। राइट आंसर 102 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यामिनी नहीं हो जाएगा। ठीक है, दामिनी का पर्याय यामिनी नहीं होगा, सौदामिनी हो जाएगा, तड़ित हो जाएगा और वपला भी हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। धूल घाघरा उठाकर क्यों भागी? पीछे से मेघ आ रहा था, डर के कारण भाग गई, मेघ के आने पर औंधी भी आ गई और वर्षा शुरू हो गई थी। राइट आंसर आपका 103 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी मेघ के आने पर औंधी भी आ रहे थे। औंधी का मतलब तूफान, आंधी तूफान आ रही थी। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। ताल क्यों प्रसन्न हो गया? बादल को देखकर, मेघ बरसने से उसमें पानी भर गया था, मेहमान को देखकर, हवा को देखकर। राइट आंसर 104 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी मेघ बरसने से उसमें पानी भर गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन डॉट डॉट में हुआ था। 1997 में, 1927 में, 1910 में, 1907 में। राइट आंसर 105 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 1927 में हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बच्चों की कौन सी पत्रिका के संपादक थे? बाल भारती, चंपक, पराग, सुमन सौरभ। राइट आंसर 106 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी पराग के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने पत्रिका के संपादक रहे हैं, पराग पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की नहीं है? बंद गली का आखिरी मकान, काठ की घड़ियां, एंटियों एंटियों पर टंगे लोग, सॉरी खूंटियों पर आ जाएगी। ठीक है, एक गलत यहाँ पर हो गया, यहाँ पर था इसका, ये जो का यहाँ पर आ जाएगा आपका खूंटियों पर टंगे लोग। ठीक है, खूंटियां हो जाएगी, खूंटियों में पर टंगे लोग, जंगल का दर्द। राइट आंसर आपका 107 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी बंद गली का आखिरी मकान। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों रचनाएं जो हैं ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। वर्ष बाद शुद्ध लीन ही में प्रिया के किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? प्रेम भाव की, उपालंब भाव की, उदारता भाव की, कृतज्ञ भाव की। राइट आंसर हो जाएगा 108 का बी ऑप्शन, यानी उपालंब भाव की हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। 109 की हो जाएगी। मेघ के आने पर बयार पर क्या असर हुआ? यह मंद गति से चलने लगी, वह बिल्कुल रुक गई, तेज गति से चलने लगी, हवा गर्म हो गई। राइट आंसर अब 109 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी तेज गति से चलने लगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। कर्ता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? मेहमान के रूप में, जल के रूप में, बालक के रूप में, हाथी के रूप में। राइट आंसर 110 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी मेहमान के रूप में बादल का स्वागत हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। गली गली में खिड़कियां दरवाजे क्यों खुलने लगे? ए ठंडी हवा के लिए, बी रास्ते में आते जाते लोगों को देखने के लिए, सी बादल को देखने के लिए। उपयुक्त कोई कारण ठीक नहीं है। राइट आंसर 111 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी बादल को देखने के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक था? किसका प्रतीक है? देवता का, गांव के सम्माननीय बुजुर्ग का, छायादार वृक्ष का, अतिथि का। राइट आंसर 112 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी गांव के सम्मानीय बुजुर्ग का प्रतीक है। बात करते हैं चैप्टर 16 की। यमराज की जो दिशा है, इस पाठ के भी अंश के हम देख लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। कवि की मां, कवि की मां दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से क्यों मना करती थी? ए भगवान के रुष्ट होने का डर से, यमराज के रुष्ट होने के डर से, बीमारी के डर से, वह उसको अशुभ मानती थी। राइट आंसर 113 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी यमराज के डर होने से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। कवि ने अपनी मां से क्या प्रश्न किया? यमराज का घर कहाँ है? पृथ्वी क्यों घूमती है? आकाश में कितने तारे हैं? या मेरी शादी कब होगी? राइट आंसर 114 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी यमराज का घर कहाँ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। कवि को मां के दक्षिण दिशा की ओर पैर न करके सोने से
मना करने का सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? ए, वह मृत्यु को समझ गया। बी, उसको उत्तर दिशा का ज्ञान हो गया। सी, उसको दक्षिण दिशा का ज्ञान हो गया। डी, वह ज्ञानवान बन गया। राइट आंसर 115 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी उसको दक्षिण दिशा का ज्ञान हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। कवि के अनुसार हर दिशा में कौन है? घन यानी बादल है, ज्ञान, राक्षस, यमराज। राइट आंसर आपका हो जाएगा 116 का डी ऑप्शन, यानी यमराज जो है हर दिशाओं में विराजमान है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। कवि की माँ किस दिशा को मृत्यु की दिशा मानती थी? उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। राइट आंसर आपका 117 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा कवि की मां मानती थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। यमराज कैसी सॉरी आंखों से हो जाएगा, ठीक है। यमराज कैसी आंखों सहित सब जगह विराज रहे हैं? बहती आंखों से, मंद भरी आंखों से, कुरूप आंखों से, मृग नयनी आंखों से। राइट आंसर 118 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी यमराज दहती हुई आंखों से सब जगह विराज रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। दक्षिण दिशा को लांग लेना संभव क्यों नहीं है? ए, दक्षिण दिशा दुर्गम है। बी, दक्षिण दिशा में समुद्र है। सी, पृथ्वी गोल है अतः कोई अंतिम किनारा नहीं है। डी, दक्षिण में यमराज का घर है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 119 का सी ऑप्शन, यानी पृथ्वी गोल है अतः कोई अंतिम किनारा नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। चंद्रकांत देवताले का जन्म कहाँ हुआ था? यानी जिन्होंने यमराज की दिशा लिखी है, ये कविता, ये उनके लेखक कवि हो जाएंगे। सन 1996 में, सन 1938 में, सन 1940 में, सन 1912 में। राइट आंसर 120 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी 1996। सॉरी, इसमें इसी मिस्टेक होगी। इसमें जो है, इसमें ऑप्शन था 1936, ठीक है। ये 3 की जगह 9 लिखा गया है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1936। 1936 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये इसकी जगह पर ये हो जाएगा, ठीक है। 1936 में इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। चंद्रकांत देवताले का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, मुजफ्फरनगर के तलेपुर गांव में, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में के जौलखेड़ा में गांव में, बस्ती जिले के अगोना गांव में। राइट आंसर आपका हो जाएगा 121 का सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के जौलखेड़ा गांव में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की। चंद्रकांत देवताले ने पीएचडी किस विश्वविद्यालय से की? मेरठ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय। राइट आंसर 122 का हो जाएगा डी ऑप्शन, सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रकांत देवताले की नहीं है? हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्गा हंस रहा है, झाड़ी पर टंगी आत्मा। राइट आंसर 127 का आपका हो जाएगा, 127 का राइट आंसर डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, झाड़ी पर टंगी आत्मा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रचना देवताले जी की नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। चंद्रकांत देवताले को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। राइट आंसर आपका हो जाएगा 124 का
बी ऑप्शन यानी माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार मिला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की। कवि की माँ क्या जताने की कोशिश करती है? वह ईश्वर को अच्छी प्रकार से जानती है। वह अपने पुत्र से बहुत प्यार करती है। वह ईश्वर से भी कभी नहीं मिलती। यह बहुत बड़ी विदुषी है। राइट आंसर ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। वह ईश्वर को अच्छी तरह जानती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की। माँ के कार्यों से कैसा आभास होता है? ए जैसे उसके कार्य बहुत सोच समझ कर किए गए हैं। बी जैसे वह सभी कार्य भगवान की मर्जी से करती है। सी जैसे वह बहुत अनजान है। डी जैसे उससे होशियार कोई नहीं है। राइट आंसर आपका 126 का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की। कवि की माँ ने एक बार कवि से क्या कहा था? ईश्वर का भजन करो, मेहनत से पढ़ो, दक्षिण दिशा में यमराज का घर है, किसी से मत डरो। ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी उनकी माँ ने कहा था, लेखक की माँ ने, कि दक्षिण दिशा में यमराज का घर है। अब बात करते हैं क्षितिज भाग्य का आखिरी चैप्टर जो है पद्यांश का। ठीक है। संपूर्ण पाठ किताब का आखिरी चैप्टर है 17। बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी जी की ये कविता है। इसके भी देख लेते हैं। 128 की बात करें। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों है? क्योंकि बच्चे काम पर जाने के कारण, गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, अपने माता पिता के कारण। राइट आंसर 128 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी गरीबी के कारण बच्चे काम पर जा रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। बच्चों का काम पर जाना किसके समान है? पागलपन, एक हादसे के समान, एक बुराई के समान, एक तूफान के समान। राइट आंसर 129 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी एक हादसे के समान है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे किस तरह लिखा जाना भयानक होगा? विवरण की तरह, गजल की तरह, कविता की तरह, कहानी की तरह। राइट आंसर 130 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी विवरण की तरह। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की। काम पर जा रहे बच्चों के हिस्से की गेंद कहाँ गिर गई है? मैदान में, अंतरिक्ष में, नदी में, समुद्र में। 131 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, अंतरिक्ष में खो गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की। उनके खिलौने कहाँ दब गए हैं? यानी बच्चों के खिलौने कहाँ दब गए हैं? मिट्टी के नीचे, मकान के नीचे, पार्क के नीचे, काले पहाड़ के नीचे। राइट आंसर हो जाएगा आपका 132 का डी ऑप्शन, यानी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की। कवि के अनुसार बच्चों के किताबों को कौन खा गई? भैंस, गाय। ठीक है, गाय आ जाएगा। गाय, दीमक, चिड़िया। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी दीमक खा गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की। बच्चे कैसी सड़क से काम पर जा रहे हैं? कच्ची सड़क, पक्की सड़क, कीचड़ से युक्त सड़क, कोहरे से ढकी सड़क। राइट आंसर आपका 134 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पंक्ति को किस तरह लिखा जाना चाहिए था? ए विवरण की तरह, सवाल की तरह, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, आवश्यकता की तरह, सभी को काम पर जाना चाहिए, इस तरह की कार्य ही को कर्म ही पूजा है। राइट आंसर हो जाएगा 135 का बी ऑप्शन, यानी सवाल की तरह इसे कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की। लोगों को बच्चों का काम पर जाना अटपटा क्यों लगने लगा है? क्यों नहीं लगता? वे कर्म को ही पूजा मानते हैं। वे संवेदना शून्य हो गए हैं। उनका मानना है कि काम सभी को करना चाहिए। हमारी सरकार बच्चों को कर्मयोगी बनाना चाहती है। राइट आंसर हो जाएगा 136 का बी ऑप्शन, यानी वे संवेदना
शून्य हो गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की। राजेश जोशी का जन्म कब हुआ था? 1915 में, 1916, 1948 में, 1950 में। राइट आंसर 137 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 1916 में राजेश जोशी जी का जन्म हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की। राजेश जोशी का जन्म कहाँ हुआ? ए मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में, बी कटनी में, सी मध्य प्रदेश के सतना जिले में, डी इंदौर में। राइट आंसर हो जाएगा आपका 138 का ए ऑप्शन, यानी मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 139 की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजेश जोशी जी की नहीं है? एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, चांद का मुंह टेढ़ा। राइट आंसर हो जाएगा 139 का डी ऑप्शन, चांद का मुंह टेढ़ा। ये राजेश जोशी जी की रचना नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की। राजेश जोशी को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। राइट आंसर 140 का हो जाएगा डी ऑप्शन, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। बात करते हैं प्रश्न नंबर 141 की। कवि ने किसके काम पर जाने को भयावह कहा है? बच्चों के, बूढ़ों के, औरतों के, बीमारों के। राइट आंसर हो जाएगा 141 का ए ऑप्शन, यानी बच्चों के काम पर जाना भयावह माना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की। बच्चों की इस दयनीय स्थिति के बारे में क्या प्रश्न होना चाहिए? बच्चों से काम कराना चाहिए, बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए, आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल में दाखिला क्यों नहीं दिया जाता। राइट आंसर हो जाएगा 142 का सी ऑप्शन, आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की। कवि के अनुसार बचपन कैसा होना चाहिए? बचपन खुशियों से भरा होना चाहिए, बचपन में काम करना चाहिए, बचपन में पढ़ना भी चाहिए, बचपन मधुर कल्पना जैसा होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका 143 का ए ऑप्शन, यानी बचपन खुशियों से भरा होना चाहिए। इस महासेशन का और पूरी एनसीईआरटी 9th हिंदी का आखिरी क्वेश्चन हमारा होगा 144। कवि ने सबसे भयावह किसे माना है? अशिक्षा को, गरीबी को, बच्चों के काम पर जाने को, प्रदूषण को। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी बच्चों के काम पर जाने को। तो ये कुल मिलाकर के 144 क्वेश्चन हमने पद्यखंड के लाए, 136 क्वेश्चन हमने गद्यखंड के लाए थे। कुल मिलाकर के हमने संपूर्ण हिंदी का सिलेबस आपके सामने रखा है। कुल मिलाकर के 280 क्वेश्चन, 280 क्वेश्चन हमने इस पर चर्चा कर दी है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं वहां के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद जो हमारा सेशन होगा, कृतिका का सेशन होगा, उसमें हम एमसीक्यू लेकर आएंगे, आप उनको भी देख लीजिएगा। और विनोदनी का भी सेशन हमारा चलेगा, और 9th की जो व्याकरण है उसका भी सेशन चलेगा। 10th का हमारा इसके बाद सेशन चलने वाला है, 11th का भी चलने वाला है। 12th का सेशन अगर आपने देखना प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। 6 का सेशन अगर आपने देखना है एनसीईआरटी हिंदी, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 7th का एनसीईआरटी हिंदी देखनी है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 8th का एनसीईआरटी हिंदी देखनी है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमने सभी चीज के एमसीक्यू बना रखे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।